हमारा चैनल है आपकी हंसी की दुनिया का पासवर्ड। हमारी हंसी की फैक्ट्री चालू है, बस आप तो ऑर्डर देते रहो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मारो इसे और मारो इसे, ये इसी लायक है। अरे मारो गया रे। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। तो देर किस बात की है, अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे सरपंच ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं। हाय, मेरी कमर दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। हाय, कम वक्तों ने जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है, चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है। दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो। अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है। फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहां आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो पैरों के निशान। अब क्या होगा, अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी। उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है वहाँ? बड़े मजे से सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया पास में पड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई शुरू कर देता है। ये ले, ये ले, तू इसी लायक है, ले। आप मर गए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ, ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर एक बड़े कपड़े में बांधकर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। हाँ? जमींदार अचानक अपने आप को चांटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है?
जमींदार साहब, अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई। अरे मर गए रे, ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है। जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है। इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए, मनोहर भाई अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये क्या? अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है। मैं तो चला यहाँ से। अगली सुबह इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई पता नहीं कहाँ से हमारे गांव में एक भूत आ गया है। उसने कल रात को सरपंच और जमींदार की खूब पिटाई की और उनके सारे पैसे भी लेकर चला गया। हाँ भाई हाँ, ये भूत तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूत उन पैसों का करेगा क्या। अरे तेल में पकोड़े बना के तलेगा बेवकूफ। इस बात की चिंता करके कहीं वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आर्या, मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ, उस भूत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। तीनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा देता है। इतने सारे रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं उस मोटे बब्बन को अपना शिकार बनाऊंगा। सुना है दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने मिले हैं उसे। रात होते ही कालिया बब्बन के घर में घुस जाता है। हाँ, मिल गई तिजोरी। अब जल्दी से इसे खोलकर सारे पैसे निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा खुल जा। खुल गई। कालिया पैसे थैले में भर ही रहा था कि तभी बब्बन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भाई क्या कर रहा है? हाँ? अरे हट। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। अरे मैं तो गायब हूँ, तू मुझे कैसे देख रहा है? कालिया अपनी घड़ी को देखता है। अरे इसे क्या हो गया है? हाय, लगता है बैटरी खत्म हो गई। अच्छा, तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा मेरा डंडा तो लाना। ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भागो। कालिया भागकर घर के बाहर जाता है। बाहर सभी गांव वाले हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं। अच्छा, तो तू वो भूत है? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आपके और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा और आज ही हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिक्षा, बुराई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती। एक दिन राधा बहन का इकलौता बेटा अमेरिका में रहता था। एक दिन राधा बहन का किराएदार कहता है, अरे माँ जी, अकेली बैठी रहती हैं, बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसे चली जाऊं, नई नई शादी हुई है, अभी तो थोड़ा बहू के साथ समय बिताएगा, तभी तो दोनों के बीच समझ बढ़ेगी ना। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, समझ बढ़ाने के लिए 5 साल काफी होते हैं। 5 साल की शादी को कोई नई शादी नहीं कहता। हाँ वो तो है। आया था पिछले साल उसका फोन, पूछ रहा था कैसी हो, पर अब तो काफी साल हो गए, कोई फोन भी नहीं आता। तभी फोन की बेल बजती है। लो 100 साल की उम्र है, आ गया मेरे मयंक का फोन। अच्छा, कैसे पता कि ये फोन उसी का है? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, माँ हूँ मैं। अरे रहने दो माँ जी, 1 साल से जिसका फोन नहीं आएगा वो अब क्या करेगा? होता भी वही है, फोन पर मयंक है। कैसी हो माँ? अरे बेटा, तेरी आवाज सुन ली, अब तो मौत भी क्यों ना आ जाए, बहुत याद आती है बेटा। माँ मैं वो ऑफिस में था। अच्छा माँ, वो रीना बोल रही थी कि तुम अकेली रहती हो इंडिया में, वो ठीक नहीं है। अब बुजुर्ग भी तो हो रही हो, अकेले पकाना खिलाना, वो चाह रही है कि अब तुम यहीं आ जाओ, हम लोग साथ रहते हैं ना। राधा बहन की आंख से पानी गिरने लगता है, वो कुछ नहीं बोल पाती। माँ हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटा, तेरे साथ रहूंगी, सुबह शाम तुझे देखूंगी, और क्या जीवन में है तेरे पापा के जाने के बाद। तभी बीच में बेटा माँ को रोक देता है
हाँ हाँ ठीक है माँ, तो मैं आता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए। राधा बहन को तो मानो बुढ़ापे में किसी ने पंख दे दिए हो, उड़ी जा रही थी पूरे मोहल्ले में। अरे वो मयंक आ रहा है। अब तो अमेरिका जा रही हूँ मैं, वहीं रहूंगी। अच्छा है मौसी, आपका जीवन देखकर तो मुझे भी रोना आ जाता था। कोई बात नहीं मौसी, देर से ही सही, सब अच्छा होने वाला है अब। राधा बहन दौड़ दौड़ कर सामान ला रही थी। अरे इतना सामान तो 2 साल में भी कभी नहीं खरीदा जो 2 दिन में लिए जा रही हो मौसी। अरे बेटा आ रहा है ना अमेरिका से। अच्छा, तो पकवान बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। रात भर भूनना तलना ये सब प्रोग्राम चलता रहता है राधा बहन के घर में। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटा घर आता है। कौन? माँ मैं मयंक, ये घर का क्या हाल बना रखा है, न सफाई न धुलाई, कैसा लग रहा है ये घर? घर तो ऐसा ही था बेटा, हमेशा से। बस तू थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या हुआ बेटा? ये कमजोर नहीं फिट होता है माँ। वैसे और बता क्या हाल है तेरे? बेटे के मुंह से हाल पूछने का अंदाज भले ही फॉर्मेलिटी वाला हो, लेकिन राधा बहन की आंख फिर भर आती है। अरे यार, ये तुम्हारी हर बात पर रोने की आदत न जाने कब जाकर खत्म होगी। सही कहती है रीना तुम्हारे लिए। रीना बहू क्या कहती है मेरे लिए? यही के बस यही एक आदत है तुम्हारी माँ की, इमोशनल ब्लैकमेल। अरे यार अब इसमें रोने की क्या बात है? ना ना कुछ नहीं, बहुत दिन बाद तो घर आया ना तो क्या रोएगी? हाँ क्यों? अच्छा ये ले, तेरे लिए रात भर बैठकर ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। और ये अचार तुझे बहुत पसंद है ना? पसंद है नहीं माँ, पसंद थे। अब तो फिटनेस के लिए ये सारी फालतू चीजें मैं खाता भी नहीं हूँ। ये फालतू चीजें खाकर ही तो तू बड़ा हुआ है बेटा। अब रहने दे माँ, क्या क्या खिलाकर बड़ा क्या है, मुंह मत खुलवा। कौन देशी घी में शक्कर डालकर पराठे के साथ खाता है? वो तो तुझे पसंद थे ना बेटा, तभी तो बनाती थी। नहीं बनाती थी तो रोता था तू। अरे तो रोने देती ना माँ, अब सारी समस्या उसी खाने से है शरीर में। वो तो भला हो रीना का, जो हेल्दी डाइट देकर सब मेंटेन कर रही है। राधा बहन बेटे की आने की खुशी में इतनी दीवानी थी कि उसे बेटे के बात का अंदाज और लहजा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा रुक, पालक वाली दाल बना देती हूँ। रहने दे माँ, मैं होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। इतने साल बाद होटल का खाना? माँ के खाने की याद नहीं आती थी? अरे माँ फिर इमोशनल डायलॉग, प्लीज माँ। अच्छा सुन, बहुत कम वक्त है हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी सारी पैकिंग कर ले। और हाँ, इस घर को बेचना होगा। कैसी बात कर रहा है? तेरे पापा और मैंने एक एक पाई जोड़कर इस मकान को बनाया था। हाँ पर तू जा रही है ना, फिर कौन मेंटेन करेगा? कैसे क्या होगा माँ, मैं तो अब इंडिया आऊंगा भी नहीं। बेटा तो सो जाता है, लेकिन माँ घर का एक एक कोना घूम घूम कर देखती है। सही बात है, क्यों मोह माया जोड़ रही हूँ मैं इस घर से? आखिर बेटे के साथ रहना ही तो होता है हर माँ बाप को, लेकिन इनकी यादें हर एक कोने में है। खैर, औने पौने दामों में घर को बेच बेटा और माँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। माँ यहीं बैठ, मैं अभी आया। नहीं बेटा, मैं साथ रहूंगी, पहली दफा आ रही हूँ ना। अरे माँ, टिकट, बोर्डिंग, सामान, चेक इन, 10 काम है, करके आ रहा हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ जाना, यहाँ घबराहट होती रहेगी। बेटा माँ को समझाकर चला जाता है। माँ बैठी रह जाती है, लेकिन बेटा आता ही नहीं। एयरपोर्ट के लोग बताते हैं कि इस नाम का लड़का तो कब का अमेरिका की फ्लाइट लेकर उड़ चुका है। माँ किसी तरह अपने बीके हुए मकान में ही आ जाती है। मुझे कुछ दिन रहने दो, पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कोई मजबूरी हो बेटे की। नया मकान मालिक कहता है। अरे माँ जी, कमरा तो मैं आपको दे दूं, पर भाड़े का क्या? पति की पेंशन भी है भैया। ठीक है, आप आराम से रहिए, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कभी भी आ सकता है, अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो। कमी और अपनों के प्यार की कमी लगभग हर घर में है। किसी को अकेलापन अच्छा लगता है तो किसी को ये काटने दौड़ता है। देखो राधा, तुम भले ही गांव की हो, लेकिन यहाँ शहर में सभी को साथ लाकर रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज किसी को तो बोलो हम लोगों के साथ रहें। तुम सारा दिन ऑफिस और मैं घर पर पकती रहती हूँ। अरे तो किसी सहेली को बुला लिया करो, बातें कर लिया करो। किसको बुलाऊं? कब तक बुलाऊं? तुम सासू माँ को बोलो ना आकर यहाँ रहे। ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। रवि ऑफिस चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है,
यार बीवी ने माँ को शहर बुलाने की जिद कर रखी है। अब सोच रहा हूँ कि ऑफिस से दूर जाकर कहीं कोई घर ले लो किराए में। अब 2 कमरे का मकान तो पास में महंगा ही पड़ेगा ना। पर यार गांव की लड़कियों को शहर शादी करके लाओ तो यही दिक्कत होती है। वो लोग समझ ही नहीं पाती कि शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। अब मेरे वाले को देख लो, वहाँ के ऑपरेशन के लिए 2 हफ्तों के लिए लेकर आया था। बीवी ने तो इतना हंगामा किया कि माँ को 1 हफ्ते में ही वापस भेजना पड़ गया। सोच रहा हूँ कि माँ को फोन करूँ और कहूँ कि आ जाओ। क्या पता सास की चिक चिक सुनकर वो भी माँ को गांव भेज दे। आखिर औरतें तो औरतें ही होती है ना। किसे सास के साथ रहना पसंद होगा। बात आई गई हो जाती है। राधा रवि के पीछे एक बार फिर पड़ जाती है। वो 210 वाली है ना? हाँ क्यों, क्या हो गया उसे? उसकी सास कलाने वाली है। बड़ी खुश थी कि वो अब दिन भर बच्चे को सास के पास रखकर घुमा फिरा करेगी। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हमारी सास कब आएगी कि ये सुख हम भी ले सके? देखो मैं माँ से बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ हमेशा के लिए कैसे आएगी? कोई और तरकीब सोचो ना। एक काम करो ना, मुझे गांव छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। कम से कम सास का सुख तो देख लूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ कि कोई सास बहू एक साथ सुख से रहे। रवि तो जानता था सब, लेकिन करता क्या। पर कहते हैं ना, पति का दिमाग है, चलेगा तो सही। एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं माँ की शक्ल सूरत का एक रोबोट लाकर दे दूं, जो राधा के साथ बिल्कुल सास वाला व्यवहार करे। मजा ही आ जाएगा। न माँ को लाने की झंझट, न सास बहू की किचकिच। रात को स्विच ऑफ करके अलमारी में पैक। बस फिर क्या था। अगले दिन जैसे ही घर की घंटी बजती है और राधा दरवाजा खोलती है, साथ में खड़ा होता है रवि और साथ में होती है रवि की माँ यानी कि राधा की सास। माँ जी, मुझे तो मेरी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा। कितना अच्छा सरप्राइज है। हाँ, आइए माँ, आइए। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। दरअसल रोबोट सास की बैटरी ढीली होने के कारण वो एक वाक्य को रिपीट करने लगती है। माँ जी इतनी खुश है कि बार बार दोहराए जा रही हैं कि खुश है, खुश है। मैं अभी पानी लाती हूँ। राधा पानी लाने जाती है कि पीछे से रवि सास की बैटरी टाइट कर देता है और ऑर्डर का प्रोग्रामिंग ऑन कर देता है। पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, मेरे बाल झाड़ो, मेरे कपड़े धो, मेरी चप्पल कहाँ है, लेकर आओ। अरे ठीक है माँ जी, सब ला रही हूँ। मैं जानती हूँ रवि आपको प्रोग्रामिंग करके लाए ना कि आप मुझे तंग कर दे और मैं आपको जाने को बोल दूँ। नहीं माँ जी, इस बार मैंने भी कमर कस रखी है। अरे प्रोग्रामिंग कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो? माँ का रोबोट थोड़ी ना है जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। अरे मजाक कर रही हूँ। माँ तो माँ होती है, मैं जानती हूँ। राधा सास के साथ खुश रहती है। वो उनके साथ बातें करती, घूमने जाती और आसपास के लोगों से मिलवाती। लेकिन एक दिन, अरे कभी तुम लोगों को लड़के नहीं देखा। इतनी तो तू मैं माँ बेटी में भी हो जाती है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल ताना नहीं देती। हाँ ये तो है, ताना तो नहीं देती लेकिन ऑर्डर बड़े बड़े देती है। अरे ना मानना, 2-4 ऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएंगी। तभी देखेगा असली रंग। कौन सा तेरे बुलाने पर आई है, बेटे के बोलने पर आई होगी बुढ़िया। बात तो सही है, लेकिन यार कोई बात नहीं ना, सास लड़ाई करे भी तो कोई परेशानी नहीं है। कितना ख्याल भी तो रखती है। ये तो है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल नहीं लड़ती। ये कैसे? खैर मुझे क्या। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन राधा के मन में सवाल छोड़ जाती है कि ये सास है भी कि नहीं। रात में राधा रवि से कहती है, मैं ना माँ जी के पैर दबा कर आती हूँ। अरे लेकिन वो तो मैंने अलग कर दिया है। क्या क्या, कैसे, कहा? नहीं, मेरा मतलब कहाँ कभी माँ का पैर गांव में रहा करता था, तो मैंने काट कर मतलब माँ को शहर ले आया ना। ओह ओके ओके।
रवि चैन की सांस लेता है कि चलो कुछ तो बहाना मिला, लेकिन कब तक। रवि रोज माँ के पैर दबाने के बहाने रॉबर्ट को कमरे में ले आता और डिसमेंटल करके रख देता। एक रोज, मैं आज माँ जी की कोई बात नहीं मानूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं लड़ती। अरे ऐसी भी सास किस काम की जो खटर पटर ना करे। सास का डिमांड मोड ऑन होता है। खाना दे दो, पानी दे दो, नाश्ता चाहिए। लाई माँ जी। मैं ना देने वाली खाना पानी। लेकिन समय बीतता जाता है। दोपहर और फिर शाम और फिर रात। बहू सास को कुछ नहीं देती, लेकिन रॉबर्ट सास कुछ नहीं कहती। रात को जब रवि घर आता है, राधा रो रही होती है। अरे क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने मुझसे लड़ाई की, खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है। रवि समझ जाता है कि राधा झूठ बोल रही है, क्योंकि खरी खोटी वाली प्रोग्रामिंग तो उसने की ही नहीं थी। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। रवि रॉबर्ट माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। वो उसे डिसमेंटल करके रख ही रहा होता है कि राधा, चलकर देखती हूँ माँ जी कहीं रवि को मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रही है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, डर जाती है। सास के पुर्जे पुर्जे अलग थे। रवि, ये क्या है? ये माँ रॉबर्ट थी, तुमने ऐसा क्यों किया रवि? कुछ नहीं राधा, मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना था कि शादी के बाद वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब माँ और बीवी लड़ते हैं तो पति का बुरा हाल कर देते हैं। और मैं ना सुकून से रहना चाहता था, बस इसलिए।